कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज काफी तेजी दिख रही है और तेजी ये बढ़ी है, 2.25% की तेजी। और एक खबर कच्चे तेल को लेकर यह भी है कि रूस ने भारत को और भी सस्ता कच्चे तेल देने का ऑफर दिया है, यानी डिस्काउंट पर क्रूड बेचने का ऑफर भारत को फिर से मिला है। मनोज जी, और क्या अपडेट है कच्चे तेल के फ्रंट पर? कच्चा तेल काफी तेज दिख रहा है, 2.25% की तेजी दिख रही है। नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। पिछले सप्ताह भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि कच्चे तेल में निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट जो है वो बने हुए हैं और 5600 वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा और हमने लगभग उन्हीं स्तरों से कीमतों में एक रिवर्सल आते हुए देखा है। जिस तरह से यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ सीज फायर डील जो है वो जल्द हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। दूसरा, यहाँ पे रशियन ऑयल के ऊपर यूएस सैंक्शंस की लगातार जो है खबरें निकल कर आ रही है और फेड रेट कट की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है मजबूत होती हुई नजर आई है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक रिकवरी देखने को मिल रही है और हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम है अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। 5900 5950 वहां तक एक बार कीमतें जा सकती है। तो रणनीति के लिहाज से अगर बात करें तो यहाँ पे जो 6000 की कॉल ऑप्शन है कच्चे तेल की, वहां पे बाय किया जा सकता है। 60 के आसपास थोड़ा डिप मिले शाम के सत्र में तो वहां बाय करें। 38 का एक स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 100 तक के रखे जा सकते हैं। तो क्रूड में यहाँ पे खरीदारी की राय है, लेकिन एक अहम अपडेट यही है कि रूस ने क्रूड के दाम भारत के लिए घटा दिए हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? मेरे ख्याल से कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 5800 का 125 के प्रीमियम पे मिलेगा। ये 85 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 205 के टारगेट के लिए। गोल्ड सिल्वर में ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। बताइए प्रथमेश जी, चांदी सबसे पहले बताइए। एक लगातार नई तेजी के बाद आज थोड़ी नरमी दिख रही है चांदी में, आगे क्या हो सकता है? आज की गिरावट में खरीदना चाहिए या और वेट कर ले नीचे आने का? मेरे ख्याल से चांदी जो है वो एकदम हाईएस्ट भाव पे है। पॉसिबिलिटी है आज के शाम के सेशन में एक बार और थोड़ा नीचे की तरफ गिरने की। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात करूंगा, 1,23,800 पॉसिबिलिटी है और भी नीचे चले जाए। तो आज के सेशन में मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली रहेगी 1,25,000 के करीब। 1,25,600 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 1,23,800 के रहेंगे। ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये सलाह। गोल्ड में भी सिमिलर व्यू रहेगा, जहां पे 1,05,050 के करीब इसको बेचना चाहिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 1,05,300 का स्टॉप, टारगेट 1,04,500। आज शाम के सत्र में पॉसिबिलिटी है नीचे की तरफ घूमने की। तो नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है और वो उसके साइन दिखने भी शुरू हो गए हैं। 1,04,000 5,000 का टारगेट आप दे रहे हैं, स्टॉप लॉस भी है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। एक दर्शक है, प्रतीक नाम है इनका, शादी के लिए इनको ज्वेलरी लेना है, कहना चाह रहे हैं कि इंतजार करें या खरीद लें। मनोज जी, आप सलाह दीजिए इनको। काफी सारे ऐसे दर्शक होंगे जो इस तरह के उनके मन में सवाल होंगे कि शादियों के लिए अभी खरीदारी कर ले, कहीं दाम और भी ज्यादा ना बढ़ जाए या नीचे भी खरीदने का उन्हें मौका मिलेगा। मनोज जी, शादी के लिए अगर खरीदारी करनी है विश्वमोहन जी, तो वहां को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी करेक्शन आया भी तो कोई बहुत बड़ा भारी करेक्शन आने की संभावना कम है। 3-4 हजार रुपए का अगर कोई करेक्शन आया भी तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। वहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ कीमतों के जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे कोई भी मांगलिक प्रायोजन के लिहाज से ज्वेलरी खरीदने की अगर कोई योजना बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि वहां पे कोई देरी नहीं करना चाहिए। शादी के लिए आपको खरीदना ही है तो हो सकता है कि आपको कुछ नीचे के भाव मिले भी या ना भी मिले, वो रिस्क आपके लिए रहेगा और बड़ी गिरावट की भी संभावना नहीं है। ऐसे में आप खरीद ले, ये ज्यादा बेहतर है, ऐसा मनोज जी का मानना है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी खास सेगमेंट का। हर मंगलवार हम कमोडिटी फटाफट में आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी बैलेंस शीट, जहां पर एक कमोडिटी की पूरी बैलेंस शीट बताएंगे, जहां डिमांड, सप्लाई, उत्पादन, साथ ही किस तरह के ओपनिंग स्टॉक है, किस तरह के क्लोजिंग स्टॉक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या नंबर है, क्या कुछ पूरा सिनेरियो चल रहा है, पूरी क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो कमोडिटी बैलेंस शीट की शुरुआत कर लेते हैं। कमोडिटी बैलेंस शीट में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन है एस्ट्रा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, अलग अलग ट्रेड बॉडी के बैलेंस शीट हमारे पास हैं, जिनमें 2024-25 को लेकर ओपनिंग स्टॉक कहा जा रहा है 80 लाख टन, वो तो सबके कांस्टेंट है, उसमें किसी का कोई बदलाव नहीं है। उत्पादन में थोड़े बहुत के फर्क है, 258 लाख टन से 262 लाख टन के बीच का है।
और कुल सप्लाई तो ये दोनों मिलाकर ही है, तो ये नंबर कहना जरूरी नहीं है। एक्सपोर्ट 7.5 लाख टन के आसपास का हो चुका है, अनुमानित है कि सितंबर में 8 लाख टन के आसपास का हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक 45 से 52 लाख टन के आसपास का कहा जा रहा है, और घरेलू खपत 280 से 288 लाख टन के बीच में ज्यादातर नंबर आ रहे हैं 2024-25 शुगर सीजन के लिए है। आपका अनुमान एस्ट्रा की तरफ से क्या नंबर आप रख रहे हैं सर 2024-25 के शुगर सीजन का? आपने काफी बातें तो एकदम सही बताई है। 80 लाख टन का एक ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर 2024 को। हमें आपके माध्यम से ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि 261 लाख टन का आहिस्ता का एक जो प्रिडिक्शन था वही नंबर पे क्लोजिंग हो रहा है। प्रोडक्शन बरोबर 261 लाख टन पे ही हो रहा है। कभी हम सही गिरते कभी गलत भी गिरते, क्योंकि चीनी में ऐसे एग्जैक्ट नंबर निकालना कोई इजी बात नहीं होती है, काफी फैक्टर्स रहते हैं। टोटल अवेलेबिलिटी 341 लाख टन की है। एक्सपोर्ट 8 लाख टन का डेफिनेटली हो जाएगा। हमारे पास डोमेस्टिक के लिए 333 लाख टन की चीनी अवेलेबिलिटी थी, और इसमें से हमारे नंबर के हिसाब से डोमेस्टिक कंजप्शन जो है 288 का है, और ये 30 सितंबर क्लोजिंग यानी 1 अक्टूबर 2025 का ओपनिंग जो है वो 45 लाख टन बचता है। हमारे पास दिवाली है अगले महीने में, अक्टूबर में। ये अच्छा ही बहुत काफी है, क्योंकि नवंबर में होती तो शायद इतना लो स्टॉक दिक्कत कर देता था, पर क्योंकि जो शुगर केन के कटर्स रहते हैं वो फील्ड में दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद ही जाते हैं, तो हो सकता है कहीं पे 4th वीक अक्टूबर या 1st वीक ऑफ 1 नवंबर से तो सभी जगह सीजन चालू हो जाएगी, और उसी वजह से ये बैलेंस काफी, जो कि हमें एक थंब रूल तो है कि 60 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि कभी बारिश लंबा चल जावे या कोई वजह से नवंबर तक 15 तक अगर सीजन चालू नहीं होती है तो दिक्कत आ जाती है। पर ये दिख नहीं रहा है, और काफी अच्छी बात है कि ये 45 लाख टन में भी सेंटीमेंट जो है वो स्टेडी है, और कोई प्राइस बढ़ने की भी कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ने की उम्मीद नहीं है, मार्केट स्थिर है और एकदम से प्रिसाइज नंबर की सब मैच कर जाए, लेकिन ज्यादातर ट्रेड बॉडी के जो नंबर है बिल्कुल आसपास ही है। अब 2-3 लाख टन को लेकर तो अब ये कहा नहीं जा सकता कि बहुत बड़ा फर्क है। सर 2025-26 शुगर सीजन के लिए जो हमारे पास इस्मा की अनुमानित बैलेंस शीट है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक उनका थोड़ा ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा जितनी भी ट्रेड बॉडी हमने 4 बॉडी से निकाली थी, 55 लाख टन का उनका ओपनिंग स्टॉक है। उत्पादन उनका अगले सीजन की मैं बात कर रहा हूं सर 2025-26 के लिए 299 लाख टन का है। कुल सप्लाई यानी 354 लाख टन के आसपास बैठती है। घरेलू खपत उनको लगता है कि 284 लाख टन के आसपास हो सकता है, उनका अनुमान है। क्लोजिंग स्टॉक अगली बार 70 लाख टन का जाएगा, और सुबह में उनके डीजी कह के भी गए हैं कि वो डिमांड रख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के लिए कुछ छूट मिले, और 20 लाख टन का रूम बचता है कि सरकार को इजाजत देनी चाहिए। 2025-26 के लिए कुछ नंबर आप रखना चाहेंगे सर एस्ट्रा की तरफ से? नहीं, क्योंकि आहिस्ता जो है वो जनवरी में ही एक कॉल लेती है। जनवरी के पहले लेने से क्या होता है कि 5 से 7% का जो है एरर प्लस माइनस दोनों तरफ रहता है, और आहिस्ता एक बॉडी ऐसी है कि जिसमें रिफाइनरी है, शुगर मिलर्स है, एक्सपोर्ट के एग्जिम हाउस है, डोमेस्टिक हाउस है, और इवन आईटीसी लिमिटेड जैसी कंज्यूमर भी है। तो हमें काफी सोच समझ के नंबर लेने पड़ते हैं, और जहाँ पे एरर का परसेंटेज बहुत कम हो वैसे जगह पे तो हम जनवरी में नंबर आएंगे। पर एक बात बता सकता हूँ आपको कि जो आज की तारीख में इंटरनेशनल रिसर्च हाउस, इंडियन रिसर्च हाउस सब मिलके अगर जो हम एक एवरेज नंबर निकालते हैं तो कोई 36 मिलियन मेट्रिक टन का सुक्रोस अवेलेबल रहेगा, ये आज की तारीख में सबका कहना है। इसमें से हमें 31 मिलियन टन शुगर चाहिए, तो 5 मिलियन टन तो अपने पास एक्स्ट्रा है ही। और ये इथेनॉल की जो पॉलिसी आ गई है वो फार्मर के लिए जैकपॉट है, क्योंकि ये जो चीनी जो रहती है वो 15 महीना स्टोर करनी पड़ती है, और इथेनॉल तुरंत बिक के 10 दिन में पीएसयू से पैसे भी आ जाते हैं। बात है। तो ये फार्मर के लिए इतनी अच्छी पॉलिसी जो कल गवर्नमेंट ने दी है कि हम उसका काफी हार्दिक पूर्वक स्वागत करते हैं। जिससे क्या हो गया कि आज शुगर इंडस्ट्री भी जो रहती है उनकी इनकम एक्सपेंडिचर साल का बनता है, तो एक्सपेंडिचर में सबसे टॉप पे जो रहता है वो केन का पेमेंट
एंड सेकंड रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी ये एक केस बास्केट मिल गई है, तो अच्छा जितना भी इथेनॉल का पीएसयू कंपनियां जितनी प्रोक्योर करेगी उतनी सब शुगर इंडस्ट्री को देने के लिए अच्छा रहेगा। और एक बात जरूर है कि कुछ ये एमएसपी और रिवीजन ऑफ इथेनॉल प्राइस प्रोक्योरमेंट ये गवर्नमेंट के पास से अगर आ जाए तो सोने में सुहाग हो जाए। लंबे समय से ड्यू भी है, आप लोग लगातार डिमांड रख भी रहे हैं कि मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर का और दूसरा इथेनॉल के प्राइस में रिवीजन हो जाए। सर, एक्सपोर्ट को लेकर लग रहा है कुछ इजाजत मिलेगी, क्योंकि नंबर अगर बेहतर दिख रहे हैं, अगर नेट शुगर अगर 299 लाख टन 300 लाख टन के आसपास अगर आता है अगर डाइवर्जन के बाद, तो रूम तो बचता है। आपको भी लग रहा है कि एक्सपोर्ट की इजाजत मिलनी चाहिए या मिल सकती है? देखिए, मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि जिस तरह से ये इथेनॉल, एक तो पहले जरूरत भी नहीं है फिलहाल। हाँ हाँ। जो 10 लाख टन की परमिशन है उसमें 8 लाख टन ही एक्सपोर्ट कर पाए, पेरिटी नहीं है। तो अभी वो देंगे तो भी क्या करेंगे हम, एक ये होता है। तो पर डेफिनेटली कुछ रूम तो बनेगी ही, पर ये रूम मुझे लगता है दिसंबर एंड या जनवरी में होगी। कुछ 10 से 15 लाख टन तो आराम से गवर्नमेंट देगी, ऐसा हमें लग रहा है। डिपेंडिंग रहेगा कि इथेनॉल के टेंडर में कितनी एग्रेसिवली शुगर मिले पार्टिसिपेट करती है और फिर कितनी बैलेंस रहेगी, उसके ऊपर गवर्नमेंट मेरे ख्याल से पॉलिसी करेगी। तो कोई अर्ज नहीं है हमारे पास। जो सुक्रोज मैंने आपको बताया कि आज की तारीख के रिसर्च के हिसाब से 36 मिलियन मेट्रिक टन है, तो एक रिस्क लिया भी जा सकता है। और सरकार भी जल्दबाजी नहीं करेगी, नए सीजन का स्टॉक देख लेगी, अराइवल देख लेंगे, किस तरह के उनके रिकवरी रेट है, वो सब कुछ देख के सरकार वापस से फैसला करेगी। और अभी भी जो 2024-25 सीजन के लिए जो कोटा मिला है वो भी पूरा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, पैरिटी नहीं है जैसा आप भी कह रहे हैं। शुक्रिया आपका, पूरी एनालिसिस कर ली, पूरा गणित आपने भी बता दिया। 25-26 के अनुमान भी हमने जो इस्मा की थे वो भी नंबर रख दिए, हालांकि वो अनुमानित है और ये नंबर अभी बिल्कुल आंकड़े जो सटीक दिख रहे हैं वो हमारे सारे ट्रेड बॉडी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने दर्शकों के सवालों के। कई सारे सवाल हैं जो लगातार दर्शक हमें भेज रहे हैं, एक एक करके वो उनको शामिल करते हैं। अरविंद जैन है, सोने चांदी में कहाँ बेहतर मौके हैं, कहाँ खरीदें, कब निकले, टारगेट स्टॉप लॉस? मनोज जी, सोना और चांदी दोनों में एंट्री पॉइंट बता दीजिए और टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए अरविंद जी को। सोने में अगर एंट्री करनी है तो 1,04,600 के स्तर पर एंट्री की जा सकती है बाइंग के लिए। 1,04,220 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहाँ पे 1,05,350 तक के रहेंगे। चांदी में हमारा मानना है कि आज यहाँ पे थोड़ी सी जो है दबाव देखने को मिल सकता है, तो चांदी में यहाँ पे बेहतर होगा कि ट्रेड अवॉइड करें। हमारा मानना है कि एक बार कीमतें 1,23,500 1,23,000 तक के स्तर को नीचे में टेस्ट कर सकती है। ये राय है आपकी तरफ से गोल्ड और सिल्वर में। अक्षय हैं, चांदी में किस भाव पर खरीदारी करें? प्रथमेश जी, किस भाव पे चांदी खरीदना चाहिए? चांदी अगर आज के लिए करना है तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है नीचे का रुख एक बार रह सकती है। 1,23,800 और 1,22,900 एक बार के लिए नीचे आ सकता है, तो आज के लिए बाय ना करें चांदी। ओके। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में आज क्या करना चाहिए? मनोज जी। मनोज जी, कॉपर में यहाँ पे बाय कर सकते हैं 897 के स्तर पे। स्टॉप लॉस 892 का रहेगा। टारगेट यहाँ पे 906 तक के रहेंगे। ओके। अगले दर्शक है राहुल सोनी है, चांदी 1,18,000 के भाव पर बिकवाली कर रखी है। प्रथमेश जी, कोई उम्मीद है क्या इनके भाव के आसपास इतनी गिरावट की संभावना है क्या? देखो, 1,25,000 के आसपास चांदी है, 1,18,000 का इनका सेलिंग प्राइस है। ऐसे नहीं है कि वोलेटिलिटी में इनका भाव नहीं आएगा, बट मार्जिन जो है कंसिस्टेंटली इनको बढ़ते रहेंगे। तो ये स्टॉप लॉसेस के बिना ट्रेड कर रहे हैं, एक बार के लिए एग्जिट करें, ज्यादा बेहतर होगा। ओके। अगले दर्शक राजीव हैं, क्रूड का आउटलुक जानना चाह रहे कि क्रूड में क्या करें। एक खबर तो डेवलपमेंट ये है कि ओपेक प्लस की बैठक है इस हफ्ते। दूसरा, रूस ने अपने दाम घटा दिए, भारत के लिए और भी डिस्काउंट दिया है। ये एक पॉजिटिव खबर है। अब देखते हैं किस तरह की डील होती है। ट्रंप को झटका भी है, इससे कंसर्न भी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी बढ़ने की चिंता है। आप बताइए मनोज जी, राजीव जी को क्रूड में क्या करना चाहिए? वॉलेटिलिटी रहेगी विश्व मोहन जी, इसलिए बेहतर होगा कि फ्यूचर के बजाय ऑप्शन के द्वारा यहाँ रणनीति बनाई जाए। 6,000 की जो कॉल ऑप्शन है 60 के आसपास मिले तो वहां बाय करें 38 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 100 तक के रखे जा सकते हैं। ओके। अगले दर्शक है महावीर हैं,
बंगलुरु से ये जानना चाह रहे हैं कि $3500 तक क्या कॉमेक्स पर गोल्ड आ सकता है क्या? आपकी रिपोर्ट क्या है प्रथमेश जी, आप क्या सलाह देंगे इनको? क्या आपका सवाल है? सॉरी। आने के हालांकि 3500 के ऊपर ही ये फ्यूचर्स में भाव, अभी कौन सा भाव ये जानना चाह रहे हैं। कॉमेक्स पर 3500 आने के बाद तो 3510 का हाई भी लगा है स्पॉट में भी। क्या कॉमेक्स गोल्ड का आउटलुक बता दीजिए इनके लिए, महावीर जी के लिए। के लिए वापस आ सकता है 3500, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिलहाल के लिए मुझे नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बार थोड़ी सी गिरावट दिखती है। मेरे ख्याल से $30-40 यहाँ पे हाई प्राइस पॉइंट से नीचे गिर सकता है। पुनीत हैं 1,13,300 के भाव पर 2 लॉट चांदी इन्होंने बेच रखी है। क्या करना चाहिए मनोज जी इनको? मेरा मानना है कि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन एक प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच है, तो कुछ करेक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकते हैं। 1,20,000 21,000 के दायरे में चांदी मिले तो एक बार शॉर्ट से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। आपके लिए आ गई है। अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शेख खाजा हैं, हल्दी में क्या स्ट्रेटजी होगी? हल्दी काफी गिर रही है मनोज जी, आज भी 2% से ज्यादा की गिरावट थी। क्या हो गया है हल्दी में सर? हल्दी में लगातार हमने जब भी आपसे चर्चा हुई पिछले 2 सप्ताह से हम बोल रहे थे कि 13,650 के नीचे जब तक हल्दी है, यहाँ पे बिकवाली की रणनीति बना करके चले। नीचे में हमने 13,000 और 12,800 तक के लक्ष्य सुझाए थे। इनफैक्ट आज हमने 12,000 के भी नीचे कीमतों को जाते हुए देखा है। तो अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हम कह सकते हैं कि 11,800 के आसपास हल्दी में देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट की पोजीशन में एक बार अगर है तो वहां पे निकलने की सलाह रहेगी, लेकिन बाइंग अभी भी मेरा मानना है कि यहाँ पे दूर रहे तो बेहतर होगा। ओके, तो हल्दी में बाइंग से अभी दूर रहे, ये आपके लिए बेहतर होगा, ये सलाह है। अगले दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी एनजी में उनको? एनजी में मेरे ख्याल से एक बार के लिए 265 तक अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी है, तो इनको 255 के करीब बाय करना चाहिए। 251 का स्टॉप, टारगेट 265 के लिए टारगेट। ओके, आप नेचुरल गैस पे क्या सलाह देंगे मनोज जी? नहीं, मेरा मानना है कि ये कमोडिटी जब तक 266 के स्तर के नीचे है बाइंग अवॉइड करें। नीचे में 244 एक सपोर्ट है, तो जो रेंज है वो 244 से 266 तक की रहेगी, लेकिन बाइंग की यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी जब तक 266 के स्तर ब्रेक नहीं हो। ओके, चलिए अब वापस से हल्दी की ओर लौटते हैं। हल्दी में जो गिरावट दिख रही है, ये गिरावट क्यों आई है, ये समझते हैं पूनम चंद गुप्ता जी से। मसाले के कारोबारी भी है और एनसीडीएक्स की जो टर्मरिक कमेटी है उसको भी हेड करते हैं। बताइए पूनम जी, ये गिरावट क्यों आई है, क्या फंडामेंटल्स है हल्दी के? अभी 1.5-2 महीने से बिल्कुल भी बाजार में डिमांड काफी कम है, एक्सपोर्ट भी काफी कम जा रहा है। उसका मुख्य कारण एक तो ये बरसाती है, पूरा अभी आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है, उसके वजह से गिरावट काफी कमजोर है। और धीरे धीरे जो स्टॉकिस्टों का है मनोबल टूटते जा रहा है, उससे बेचवाली प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसा इस हिसाब से दिख रहा है कि बाजार यहाँ से वो 300-400 रुपए जा सकते हैं, उसके बाद स्टडी हो जाएंगे और सामने जो फेस्टिवल डिमांड निकलेगी उसमें बाजार वापस सुधर भी सकते हैं सर। कि तो ये बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत होती है और इस वजह से ग्राहकी पर भी असर हुआ है और जो यहाँ पर बिकवाली दिख रही है। लेकिन आगे इनको लगता है कि 300-400 रुपए की और गिरावट के बाद रिकवरी लौट सकती है, और क्योंकि त्योहारी सीजन है आगे और वहाँ पर डिमांड यहाँ पे निकलेगी, उसका फायदा मिलेगा। सर पूनम जी, अब एक सवाल होगा जो हल्दी को लेकर वेयर हाउसेस में गड़बड़ी का जो मामला चल रहा था उसको लेकर क्या अपडेट है, कुछ रिपोर्ट आई क्या? हाँ, उसमें अभी मतलब अभी 3-4 दिन पहले बॉम्बे मीटिंग थी एनसीडीएक्स की पीएसी की, उसमें ये निश्चय किया गया है कि भाई जो भी रिपोर्ट है उन्होंने एनसीडीएक्स अथॉरिटीज ने कहा है कि मतलब काफी काम स्लो चल रहा है बारिश की वजह से, तो हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए। 15 दिन के अंदर हम आपको पूरा जितना भी खराब माल है हम बाहर निकाल देंगे और उसको वापस रीमेट कर, जो डिपॉजिट किया है उसको रीमेट करवा देंगे। ओके,
उम्मीद करते हैं कि जो वो मामला सुलझ जाए, क्योंकि जिस तरह की दिक्कतें अगर होंगी तो क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठते हैं और लोग भी सवाल उठते हैं, लोगों का भरोसा कम होता है। तो उम्मीद है कि एक्सचेंज की तरफ से वो रिपोर्ट सामने आएगी और पता लगेगा कि क्या मामला था। शुक्रिया पूनम जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, और साथ ही मनोज जी, प्रथमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना है उन्हें कमोडिटी मार्केट में। चलिए, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि पंजाब में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। पंजाब के 9 जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों पर संकट है इस बाढ़ की वजह से। उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त पंजाब के करीब 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 1000 से ज्यादा गांव में पानी घुसा हुआ है। अब हम पहुंचे हैं अमृतसर जो कि सरहदी जिला है, और यहाँ का जो अजनाला इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। इस वक्त हम हडर कला गांव में हैं, और आप देखिए किस तरीके के हालात यहाँ अमृतसर अजनाला में बने हुए हैं। पानी की तेज धार बह रही है, जो नहरें हैं, जो कैनाल्स हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर ओवरफ्लो है। यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अभी भी बहुत सारे गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। आप देखिए क्या स्थिति यहाँ पर बनी है। घुटनों तक पानी अभी भी यहाँ गांव के अंदर भरा हुआ है। ये गांव का एंट्रेंस ही है, और आप अंदाजा लगाइए कि जब अंदर जाएंगे तो क्या हालात यहाँ पर होंगे। और आप यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है गांव की। जी, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत भाई, ये बताओ कि क्या स्थिति अब गांव में, पानी का क्या लेवल है? ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। पशुओं के चारे की बड़ी दिक्कत है। चारे की बहुत दिक्कत है पशुओं में। आपके लिए खाने पीने का प्रबंध कैसे होता है? हाँ, वो तो चलो संस्था वाले आते हैं, खाना पीना का चलो चल रहा है। बाकी ज़्यादा पशुओं का वो भी चलो मिल रहा है, बाकी थोड़ा दिक्कत तो होती है। जी 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 बिल्कुल। और कितने दिन हो गए? आज 5-6 दिन तो हो गए। 5-6 दिन हो गए। इलाका पूरा डूबा हुआ है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर पानी चल रहा था। ज्यादा। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये हालात है। हम पंजाब के गांव तक पहुंचे हैं, हमारे रिपोर्टर वो दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से हालात खराब हो गए हैं, और बाढ़ घर घर गांव गांव तक घुस गए हैं। उनकी आने जाने में तो दिक्कत हो ही रही है, खाने पीने में दिक्कतें हो रही है, मवेशियों के लिए उनके चारे लाने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ गई है, और ये दिक्कत पिछले 5 से 6 दिनों से चल रही है। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे और कमोडिटी फटाफट में जाएं, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की भी प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।